हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस के लेक्चर सीरीज में आज ये हमारा अगला लेक्चर है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे विटामिन एंड न्यूट्रिशन, और इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग्स स्वीटनेस इन मिल्क। किसकी प्रेजेंस के कारण दूध में मीठापन आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका 2 बार यूपी पीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 2007 और 2014 में। तो फ्रेंड, 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए थे, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, लैक्टोज। दूध में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की प्रेजेंस के कारण होता है। जो लैक्टोज होता है, वी कैन से दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से आप कह सकते हैं इसे ड्राइव किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये एक डाइसैकेराइड शुगर होता है। डाइसैकेराइड शुगर होता है, ठीक है। और दूध में मीठेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वी कैन से दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग स्वीटनेस टू द मिल्क। इसके अलावा अगर सुक्रोज की बात करें तो ये आपका कॉमन टेबल शुगर होता है, और ये आपका मिलकर के बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सॉरी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से आपका सुक्रोज मिलकर के बना होता है। इसके अलावा अगर हम माल्टोज की बात करें तो जो माल्टोज होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन विच वी हैव स्टडीड अर्लियर इन अवर क्लासेस। पहले हमने आपको ये बताया है कि जो माल्टोज होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है स्टार्च डाइजेशन का। इसके अलावा फ्रेंड, जो माल्टोज होता है ये आपका कंप्राइज करता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच बैक्टीरिया कॉजेज मिल्क टू स्पॉइल। दूध के खराब होने में कौन सा बैक्टीरिया आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है। 4 ऑप्शन यहां पर हमें दिया गया है, एस्परजिलस, स्टेफिलोकोकस, स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस। और ये क्वेश्चन भी आपका स्टेट पीसीएस 2003 और 2005 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, दूध के खराब होने में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका है लैक्टोबैसिलस। डी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो लैक्टोबैसिलस होता है, इट कॉजेज मिल्क टू स्पॉइल। लैक्टोबैसिलस को हम कह सकते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहां पर हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बनने में ये रिस्पॉन्सिबल है, लाइक चीज, कर्ड एक्सेट्रा। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर। जो गाय का दूध होता है वो आप देखेंगे हल्का पीलापन होता है उसमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच, किसके कारण ऐसा होता है कि गाय का दूध पीला होता है। 4 ऑप्शन यहां पर हमें दिया गया है, ज़ेंथोफिल, राइबोफ्लाविन, विटामिन बी12 या कैरोटीन। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 एंड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1992 2 बार पहले पूछा जा चुका है, और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है, कैरोटीन। गाय के दूध में जो पीलापन है वो कैरोटीन की प्रेजेंस के कारण होता है। कैरोटीन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर फॉर्मूले की हम बात करें फ्रेंड्स तो आप कह सकते हैं C40H6, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उनमें आपका कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में भी आपका ये मिलता है। इसके अलावा कैरेट आप कह लो, कैरेट में भी आपका कैरोटीन पाया जाता है। तो फ्रेंड, जब गाय इन सभी चीज़ों को कंज्यूम करती है तो ये जो कैरोटीन है ये आप कह सकते हैं गाय के शरीर में जाता है या बॉडी में जाता है, इंटर करता है, और इसका कुछ पार्ट आपका विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ पार्ट कैरोटीन के फॉर्म में रहता है। तो जो पार्ट आपका कैरोटीन के फॉर्म में मौजूद है वही गाय के दूध में पीलेपन का कारण बनता है, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो गाय का दूध होता है वो येलोइश व्हाइट होता है। अब येलो कलर किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कैरोटीन।
अगर फ्रेंड्स व्हाइट कलर की हम बात करें तो ये किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, तो हम कह सकते हैं कैसीन। अब कैसीन क्या है, तो कैसीन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, जो कैसीन होता है ये एक प्रोटीन का प्रकार है, ठीक है, एंड इट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ काउ मिल्क। जो कैसीन होता है, काउ मिल्क में जितना प्रोटीन है उसका 80% पार्ट कैसीन का आप कह सकते हैं कंसिस्ट करता है। इसके अलावा जो 20% पार्ट बचा उसमें आपका कैरोटीन भी आ जाता है। अब यहां पर जो कैसीन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर, जो कैरोटीन है ये मैंने पहले आपको बता दिया कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी येलो कलर। तो इसीलिए जो गाय का दूध होता है वो येलोइश व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कैरोटीन टुगेदर विद कैसीन। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें पूछा गया। उससे पहले फ्रेंड्स ये पीसीएस में पूछा चुका है, पीसीएस स्पेशल प्रीलिम्स हुआ था आपका 2008, इसमें पूछा गया था। और आप कह सकते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2012। तो 3 बार ये क्वेश्चन पहले पूछा चुका है और ये अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम फैट कंटेंट की बात करें, काउ मिल्क और बुफेलो मिल्क के फैट कंटेंट की, तो अगर काउ मिल्क के फैट कंटेंट की बात करें और बुफेलो मिल्क के फैट कंटेंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो फैट कंटेंट है वो आपका बुफेलो मिल्क में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द काउ मिल्क। जो बुफेलो मिल्क है इसमें आप कह सकते हैं टोटल फैट कंटेंट होता है 7.2%। वहीं पर अगर हम काउ मिल्क की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 3.5 to 4% आपका फैट कंटेंट यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बुफेलो मिल्क है इट इज ऑल्सो रिच इन सम अदर इसेंशियल न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। दूध का जो प्रोटीन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है या उसके डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है। 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इर्प्सिन। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस 2003 में ऑलरेडी पहले पूछा चुका है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा जो आपके यंग मैमल्स होते हैं, यंग मैमल्स, इनके शरीर में प्रोटीन डाइजेशन में जो सबसे ज्यादा मदद करता है एंजाइम उसका नाम क्या है, तो वी कैन से दैट रेनिन। जो रेनिन एंजाइम होता है इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग यंग मैमल्स टू डाइजेस्ट मिल्क। इसके अलावा फ्रेंड जो रेनिन एंजाइम है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक सेल। प्लीज रिमेंबर जो रेनिन एंजाइम है ये स्टमक सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके प्रोडक्शन में जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में जो गैस्ट्रिक जूस है इससे जो HCl सिक्रेट होता है उसमें ये भी हेल्प करता है, ठीक है, ये भी असिस्ट करता है इसके प्रोडक्शन में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो आपका रेनिन होता है बर्थ के टाइम पर, चाइल्ड के बर्थ के टाइम पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इसका सिक्रेशन कम होता चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द टिश्यूज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। जो ऊतक होते हैं या जो टिश्यूज होते हैं वो बॉडी में किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1990 में पहले पूछा चुका है। और फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं ध्यान रखिएगा दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच प्ले मेनी क्रिटिकल रोल्स इन अवर बॉडी लाइक दे आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। इसके अलावा फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, बेसिक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल टिश्यूज इन द बॉडी, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल टिश्यूज इन द बॉडी एंड वी कैन से दैट दे मेक अप नियरली 17% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 17% पार्ट आप कह सकते हैं प्रोटीन कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको बेसिक फंडामेंटल
वी कैन से दैट स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल भी कंसिडर किया जाता है बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय और वी कैन से दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर शरीर का जो ग्रोथ है वो धीमा हो रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर में किसकी डिफिशियंसी है। तो अभी हमने देखा कि जो फंडामेंटल वी कैन से दैट और बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं। अगर उनकी कमी होगी तो जो बॉडी का ग्रोथ है वी कैन से दैट उसमें कमी आएगी, है ना, उसके रेट में कमी आएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो प्रोटीन्स होते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, कार्बन, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली कि जो प्रोटीन्स हैं इनमें क्या क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी या आईएएस के प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार पूछा आ चुका है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट द स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी आप कह सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में ये क्वेश्चन आया था। और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो प्रोटीन मिलकर के बनाते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच दी फॉलोइंग का। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2000, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 और 2014 लगातार 3 साल ये पूछा गया है। तो विटामिन B12 आपको याद होगा, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन रिप्रेजेंट्स व्हाट, कोबाल्ट। तो आप यहां पर विटामिन B12 को कोबाल्ट से मिला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो वी कैन से दैट आयरन, जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, अगर ब्रास की बात करें तो ध्यान रखिएगा इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। तो यहां पर ब्रास को आप मिला सकते हैं कॉपर से। यहीं पर एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जो ब्रास है इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। और यहीं पे एक और चीज आप याद कर लो, ब्रोंज। जो ब्रोंज है ये आपका कॉपर और टिन का एलॉय होता है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है और भूल जाते हैं, हम गलती कर देते हैं इसमें। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा ब्रास में जेड नहीं है, है ना। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने का कि ब्रास में देखिए डबल एस है, यहां पर जेड नहीं है, इसलिए जो इसका आपको कह सकते हैं मिक्सचर होगा उसमें जिंक मिलेगा जेड के साथ। ब्रोंज में पहले से जेड मौजूद है तो यहां पर जिंक नहीं होता, यहां पर टिन होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो हमारी बॉडी है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी मात्रा हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में होती है, आप कह सकते हैं उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसीडर करते हैं। और जिनकी जरूरत या जिनकी नीड हमें ज़्यादा मात्रा में होती है उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आपको इन सभी का नाम याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप कह सकते हैं आयरन, इसके बाद बोरॉन, कॉपर, आयरन, बोरॉन, कॉपर, कॉपर क्लोराइड आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, कॉपर क्लोराइड CuCl। इसके अलावा फ्रेंड्स मैग्नीज, ध्यान रखिएगा मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है, Mg नहीं होता है, Mn होता है, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है मैग्नीज। इसके अलावा निकल, जिंक और मॉलिब्डेनम। तो ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। इसके अलावा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिनकी जरूरत या जिनकी नीड ज्यादा मात्रा में होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप कह सकते हैं सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अभी हमने देखा कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो सल्फर है ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आयरन, जिंक और मैग्नीज जो है ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी RO ARO मेंस का एग्जाम हुआ था 2014 में। RO ARO मेंस में पहले पूछा चुका है, तो प्रीलिम्स वाले सतर्क हो जाएं, उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नेचुरल सोर्स नहीं है विटामिन ए का। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पहले पूछा आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैंगो, पपाया और कैरेट, ध्यान रखिएगा, मैंगो, पपाया एंड कैरेट, ये तीनों ही विटामिन ए के नेचुरल सोर्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेंड्स मिल्क की बात करें, तो जो मिल्क है इट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए। जो मिल्क होता है इट कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए होता है मिल्क में, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में, ट्रेसेस अमाउंट में होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीनेचर अ प्रोटीन। जो प्रोटीन के गुण हैं वो किसके एक्सपोजर में आने के बाद चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं है। मतलब प्रोटीन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके एक्सपोजर में इफेक्ट नहीं होती है। चार ऑप्शन यहाँ पर है, हीट, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज या हैवी मेटल सॉल्ट्स। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पहले पूछा चुका है, तो अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोटीन होता है अगर वो इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उनके एक्सपोजर में आए तो ये डिनेचर नहीं होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ यंग एंड ओल्ड पर्सन आर। जो यंग और ओल्ड पर्सन हैं उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013, यूपी लोअर पीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है यंग और ओल्ड पर्सन में, आप कह सकते हैं कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, और जो यंगर आप कह सकते हैं पर्सन होते हैं या फिर लोअर एज के लोग होते हैं उन्हें कम रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख दे रहा हूं। अब ये किसी के बारे में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर बेबी की हम बात करें तो वी कैन से दैट बेबीज नीड अबाउट 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो पहला हो गया। अगर दूसरी बात करें स्कूल एज किड्स की, स्कूल एज किड्स दे नीड अराउंड 19 to 34 grams of protein per day, 19 to 34 grams of protein per day, ये आपके स्कूल एज जो किड्स हैं उनकी नीड है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर टीनेज बॉयज की हम बात करें, अगर टीनेज बॉयज की बात करें तो दे नीड अराउंड 52 ग्राम्स, 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। मतलब जो डाइट है उसमें इतना होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर टीनेज गर्ल्स की हम बात करें तो जो टीनेज गर्ल्स हैं दे नीड अराउंड 46 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, 46 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम एडल्ट मैन की बात करें, अगर एडल्ट मैन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो वी कैन से दैट 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। इसी तरह अगर एडल्ट वुमेन की हम बात करें, एडल्ट वुमेन और वी कैन से दैट मॉडरेटली एक्टिव वुमेन, तो इनको आप कह सकते हैं अबाउट 46 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो सातवां है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पहले पूछा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, वी कैन से दैट दे रिक्वायर्ड अराउंड 65 to 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इनको होती है पर डे। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है प्रेग्नेंट वुमेन वाला, ये ऑलरेडी यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पहले पूछा आ चुका है, ठीक है। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम में दिख जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो बेबी होता है वो 10 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, स्कूल एज किड्स में 19 to 34 ग्राम, टीनेज जो बॉयज हैं 52 ग्राम, टीनेज अगर गर्ल्स की बात करें तो उनको कम रिक्वायरमेंट होती है 46 ग्राम पर डे, एडल्ट मेन ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है 56 ग्राम पर डे, एडल्ट वुमेन की 46 ग्राम पर डे है, या फिर आप कह सकते हैं मॉडरेटली एक्टिव वुमेन जो है उसको 46 ग्राम पर डे है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर की बात करें तो इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा 65 to 70 ग्राम पर डे की इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के में इन्वॉल्व हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस मेंस ऑलरेडी लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी 2003 प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये पूछा चुका है आईएएस के पेपर में 2003 में। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मिल्क कंटेन्स नन ऑफ द विटामिन बी, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत ही हो गया। ठीक है, क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप देखेंगे कि मिल्क में विटामिन B1 यानी कि थायमिन, राइबोफ्लाविन B2, पायरिडॉक्सिन B3 और साइनोकोबालामिन B12, ये 4 विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब यही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, मतलब बाकी के सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे गए हैं, लेकिन आप इनको भी एक बार देख लें कि जो विटामिन ए है जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ये। इसके अलावा फ्रेंड जो स्कर्वी होता है, इसके सिम्टम में आप देखेंगे कि जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर पेन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। और विटामिन B1 जो है थायमिन, इसकी डिफिशियंसी से आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही थे, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है देखना कि आपको करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्रेंड जो माँ का दूध होता है या मदर्स मिल्क होता है, आप देखेंगे कि ये एक कंप्लीट डाइट की तरह काम करता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ठीक है, फिर उसको और कुछ भी खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं है अगर वो माँ के दूध का सेवन कर रहा है या सेवन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो मदर्स मिल्क होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं पाया जाता है, वो आपका है आयरन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो मदर्स मिल्क होता है वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू न्यूबॉर्न बट इट लैक्स आयरन न्यूट्रिएंट और आयरन न्यूट्रिशन, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी यूपीएससी या आईएएस के एग्जाम में ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा चुका है, तो जो मदर्स मिल्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लिखते हैं जो मदर्स मिल्क है वो इट कंटेन्स वी कैन से दैट अबाउट 4.2% फैट। ठीक है, इसके अलावा 1.1% प्रोटीन, 4.2% फैट, 1.1% प्रोटीन, 75 यानी कि 7.5% आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, 7.5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अन्य मिनरल्स हैं वो आपके 0.2% में कवर हो जाते हैं। ठीक है, जो मदर्स मिल्क होता है इट इज वेरी रिच इन विटामिन B6, B12, B1, B2, इन सभी में रिच होता है। इसके अलावा विटामिन ए, ठीक है, ये भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर एलिमेंट्स की बात करें फ्रेंड्स तो इट इज रिच इन पोटेशियम, इट इज रिच इन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका यहां पे मैं कलर चेंज कर लिख दे रहा हूं, आयरन नॉट फाउंड। तो इसी पे आपका 2-3 बार आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी स्टेट सिविल सर्विसेज और यानी यहां तक कि यूपीएससी में भी पूछा चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज इज नॉट करेक्ट, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 में पहले पूछा चुका है। तो जो स्टार्च और सेलुलोज होते हैं बोथ ऑफ देम आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोनों ही प्लांट ओरिजिन के होते हैं। आप देखेंगे स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों ही ये बहुत ही सिमिलर पॉलीमर्स हैं, सिमिलर पॉलीमर्स। यहां तक कि जो बेस चेन है वो भी बहुत ज्यादा सेम होती है, ध्यान रखिएगा। से एक ही प्रकार का मोनोमर है आपका ग्लूकोज C6H12O6, उसी से मिलकर के बने होते हैं और रिपीटेड बेस यूनिट्स जो हैं बिल्कुल सेम होती हैं दोनों में। इसके अलावा फ्रेंड्स दोनों ही पॉलीमर हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। जो थर्ड ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है कि बोथ ऑफ देम गिव कलर विद आयोडीन, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे जो स्टार्च होता है, अगर स्टार्च को आयोडीन में डाला जाए, आयोडीन सोल्यूशन में स्टार्च को आयोडीन सोल्यूशन में डाला जाए तो ये आपका ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू
ब्लैक कलर देता है, लेकिन यहीं पर अगर हम सेलुलोज को आयोडीन सोल्यूशन में डालें तो ये कोई कलर नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लिखा है कि दो बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं एक्सेप्ट सी, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए थे और आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फैटी एसिड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, तो जो फैटी एसिड्स हैं ह्यूमन डाइट का पार्ट वो होना चाहिए, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मल ह्यूमन डाइट की बात करें तो ये पर डे के हिसाब से आप कह सकते हैं अराउंड 2200 कैलोरी से लेकर के 2400 कैलोरी इसमें आप कह सकते हैं ऊर्जा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो 75 ग्राम्स पर डे के हिसाब से फैटी एसिड कंज्यूम करना चाहिए, आप कह सकते हैं डाइट के माध्यम से हम सभी को। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो नॉर्मल डाइट होता है इट शुड कंटेन 75 ग्राम्स ऑफ फैट, तो दूसरा स्टेटमेंट हमने पहले देख लिया कि एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, तो ध्यान रखिएगा फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आप कह सकते हैं जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इनका सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी के अंदर तो होता है, लेकिन जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इनका सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता है, तो इसीलिए इन्हें हमें डाइट के माध्यम से लेना होता है बाहर से। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किसी प्रकार का फैटी एसिड सिंथेसाइज नहीं करता है, तो अभी हमने देखा कि जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इनका सिंथेसिस तो होता है ना ह्यूमन बॉडी में, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम इसे एलिमिनेट कर दें तो पहला ऑप्शन हमारा चला गया, तीसरा चला गया और चौथा चला गया, बी ऑप्शन बचा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर फैटी एसिड्स की हम बात करें फ्रेंड, तो जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं इनकी डिफिशियंसी से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पहले भी स्टेट पीसीएस 2013 में ऑलरेडी पूछा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिंसिड इज अ रिच सोर्स ऑफ, जो लिंसिड होता है आप कह सकते हैं कि ये एक वी कैन से दैट फूड और फाइबर क्रॉप, इट इज अ फूड एंड फाइबर क्रॉप विच इज वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिंसिड को हम कंसीडर कर सकते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज अ गुड सोर्स और वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो जो आप कह सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका एक और नाम भी है, एग्जाम में दूसरे नाम से भी ये पूछा सकता है, तो वी कैन से दैट अल्फा लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है इसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है, असर्शन रीजन का। तो जो असर्शन है वो कह रहा है कि विटामिन आर इनविगोरेटिंग एलिमेंट्स हुज स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। तो जो विटामिन होते हैं हमने पहले की क्लास में पढ़ा है कि इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कंसिडर करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और आपको पता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी आवश्यकता हमारे बॉडी में टाइनी मात्रा में होती है। ठीक है, तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद अगर रीजन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि विटामिन हेल्प्स टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, तो ये काम आपका WBC का होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, उनका ये काम है टू वी कैन से दैट दे हेल्प टू कीप बॉडी हेल्दी बाय डिस्ट्रॉइंग दी हार्मफुल बैक्टीरियाज। तो रीजन हमारा गलत है, असर्शन हमारा सही है। ऐसा आंसर हमें सी ऑप्शन में देखने को मिलता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 2002 में पहले पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजन का ही है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी यानी कि IAS प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था कि ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन ग्लाइसिन, सेरीन एंड ट्रायोसिन। ध्यान रखिएगा ये जो ग्लाइसिन, सेरीन और ट्रायोसिन है ये असर्शन के हिसाब से कह रहा है कि ह्यूमन डाइट में तीनों कंपल्सरी होने ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ग्लाइसिन, सेरीन और ट्रायोसिन ये आपके नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं हम कह सकते हैं कि इनका सिंथेसिस और इनका निर्माण हमारी बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसेंशियल एमिनो एसिड्स की बात करें तो इनका निर्माण बॉडी के अंदर नहीं होता है, इनकी सिंथेसिस बॉडी के अंदर नहीं होती है, तो इसीलिए इनको हमें डाइट के माध्यम से बाहर से लेना होता है। अब ग्लाइसिन, सेरीन और ट्रायोसिन ये आपके नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, तो ये बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइट से इन्हें लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमारा असर्शन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर रीजन की बात करें तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अ ह्यूमन बॉडी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, इसीलिए हमें इन्हें बाहर से लेना होता है डाइट के माध्यम से। तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है, और ऐसा आंसर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है, एसर्शन और रीजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन्स ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फूड मटेरियल में सभी इसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जिनको खा करके हम इनकी डिफिशियंसी को शरीर के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया। इसके अलावा फ्रेंड्स यूपी आरओ प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया। तो आरओ वाले आप कह सकते हैं यहाँ पर सतर्क हो जाएं कि ये क्वेश्चन दोबारा से देखने को मिल सकता है कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मिल्क, एग और सोयाबीन, इन तीनों में एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं। बेसिकली जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं ये उन फूड्स में पाए जाते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स जो होते हैं, वी कैन से दैट एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो जितने भी प्रोटीन रिच फूड है, ऐसा कोई भी फूड है दैट कंटेन ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन फूड्स। जैसे कि आपका वी कैन से दैट जितने भी आपके मीट प्रोडक्ट हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गया, यकर्ट, एग, फिश, मिल्क, है ना, तो इन सभी में आपके प्रोटीन पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, इसीलिए ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में डाले जाते हैं। तो यहाँ पर राइस को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट लिखे गए हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था ओरिजिनल एग्जाम से। ठीक है, तो राइस में आप कह सकते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद नहीं होता है। वहीं पर अगर मिल्क, एग, सोयाबीन की बात करें तो ये सब प्रोटीन रिच है, इसलिए इनमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं प्रचुर मात्रा में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट, तो जो हमारी स्किन के नीचे का फैट है ना, वो आप कह सकते हैं किसके लिए बैरियर का काम करता है। तो चार ऑप्शन यहां पर दिए गए थे फ्रेंड्स, और यहां पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बॉडी से हीट लॉस होता है उसको ये रोकते हैं, उसके लिए बैरियर का काम करते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दे आल्सो एक्ट्स एज अ थर्मल इंसुलेटिंग लेयर, थर्मल इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं, इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट, आप देखेंगे किसमें आपका कैलोरी पर यूनिट सबसे ज्यादा मौजूद है, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो फैट है, बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फैट में आप कह सकते हैं दे हैव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू पर यूनिट। अगर हम फ्रेंड्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इनके अगर 1 ग्राम का ऑक्सीडेशन होता है या मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पर जो एनर्जी निकलती है वो है आपकी 4 किलो कैलोरी। वहीं पर अगर हम फैट की बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर जो एनर्जी निकलती है वो आप कह सकते हैं 9.3 किलो कैलोरी की। तो बी ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी ऑफ फूड द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक पर यूनिट, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इज मोस्ट इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, 80% ऑफ लिविंग मटेरियल किस चीज का 80% कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। तो किसी भी लिविंग मटेरियल में आप कह सकते हैं 80% का शेयर कौन देता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल में। तो अभी हमने देखा था कि जो प्रोटीन है दे एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर पूरे एज होल की बात करें तो जो वाटर है इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एंड इट इज मोस्ट अबेंडेंट इन लिविंग बीइंग, मोस्ट अबेंडेंट इन लिविंग बीइंग। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर जो प्रोटीन है इट इज मोस्ट अबेंडेंट बिकॉज दे आर वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, कथन कारण का, कि सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल। तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बीईओ प्रीलिम्स 2019, यूपी पीएससी बीईओ प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन पहले पूछा चुका है। असर्शन हमारा करेक्ट है। जो सनफ्लावर ऑयल होता है फ्रेंड्स इट इज रेटेड एज गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल, प्लीज रिमेंबर। ऐसा क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सनफ्लावर ऑयल होता है इसमें आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, विच वी कैन से दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स रीजन क्या लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
तो ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो ए जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए असर्शन रीजन में ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स द ए करेक्टली। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड जो सनफ्लावर ऑयल होता है, ध्यान रखिएगा, ये विटामिन ई का भी रिच सोर्स होता है, विटामिन ई का रिच सोर्स माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कथन और कारण का है असर्शन और रीजन का कि अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैट। तो फ्रेंड जो कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें डबल बॉन्ड है या फिर उसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है या डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो वी कैन से दैट इट इज मोर अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू द सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अगर किसी के स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, वहीं पर अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो आप कह सकते हैं कम स्टेबल होगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहां पर हम लगाएं केमिस्ट्री के, तो हम कह सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे हैव डबल बॉन्ड्स, जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे हैव डबल बॉन्ड्स एंड हेंस दे आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैट्स बिकॉज दे आर सिंगल बॉन्डेड। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे आर सिंगल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, रीजन गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं इनको सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है, जबकि ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऐसा सी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है असर्शन और रीजन में कि असर्शन इज ट्रू बट आर और रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।